दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग एआईबी एग्जाम के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर डिस्कस कर चुके हैं, जो जानकारी हमें होनी चाहिए एआईबी एग्जाम से रिलेटेड, और बहुत सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको मैंने एआईबी 4 एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 2012 में, राइट, 9 दिसंबर 2012 9 दिसंबर 2012 में जो एआईबी 4 का एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ था, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो एआईबी 5 से लेकर के एआईबी एग्जाम 5 से लेकर के एआईबी 19 तक का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। एआईबी 19 तक का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एआईबी 16 से लेकर के एआईबी 16, राइट, एआईबी 16 से लेकर के एआईबी 19, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जो है इसको रिवीजन करना है, राइट। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच जाता है या मेरे पास समय बच जाएगा तो मैं एआईबी 5 से लेकर के एआईबी 19 तक सारे कवर करवाऊंगा, लेकिन आप सेल्फ खुद से भी कर सकते हो प्रैक्टिस एआईबी 5 से लेकर के 15 तक। बाकी एआईबी 16 से लेकर के एआईबी 19 तक का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग जो है सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। लेकिन इसके अलावा जो है हम आप सभी को बताए थे, ग्रुप में भी शेयर किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ऑफिशियल ग्रुप है एआईबी एग्जाम, एआईबी 20 एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी ग्रुप है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो बैरेक्ट है हमारे पास, है ना, जितना भी बैरेक्ट है, चाहे वो 23 बैरेक्ट हो या 30 बैरेक्ट हो, जितना भी बैरेक्ट है उसमें से सिलेबस में कितना है, 90 पेपर है। अभी एक्ट है, बैरेक्ट है 90 पेपर में, उसको अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग 25 जो है बैरेक्ट हो जाएगा। तो 25 बैरेक्ट तो एग्जाम में लेके जाना नहीं है, एग्जाम में लेके जाना है कितना बैरेक्ट, 7 पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप में भी बताया था और पर्टिकुलर वीडियो में। 7 पेपर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 7 पेपर कौन कौन सा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एसआरए है, एनआईए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें से हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आपको मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि जितने भी ये 7 पेपर है, तो हम लोग जो वीक 1 से लेकर के वीक 4 तक का जो हमारा प्लानिंग था, वीक 1 से वीक 4 का जो प्लानिंग था, उसमें से पहला वीक में जो हमारा पेपर था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे पहला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम लोग जो फोकस एरिया था वो क्या था, आपको मैंने बताया हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फोकस एरिया क्या है, फंडामेंटल राइट, रेट और इमरजेंसी प्रोविजन। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे हम लोग फोकस होके चलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआईबी 20 एग्जाम से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें हमारा फोकस एरिया क्या था, फंडामेंटल राइट यानी 5 जो है रेट्स होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, ये तीनों क्या है, फोकस एरिया है। ये तीनों क्या है, फोकस एरिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आपको क्या करना है, बेयर एक्ट ले लेना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखिए हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी है आपके सामने में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हमारे पास, भारत का संविधान। इसी तरह आपको जो है बेयर एक्ट ले लेना है विदाउट नोट्स वाला एआईबी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना बेयर एक्ट आपको ले लेना है, और बेयर एक्ट में जब आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, राइट, तो फंडामेंटल राइट आपको मिलेगा पार्ट 3 में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बेरेक्ट लोगे और उसमें देखोगे कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ पे है, तो मिलेगा आपको पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट, राइट यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, आपको जो मर्जी वो कह सकते हैं। इसमें आपको जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है आपको फंडामेंटल राइट यानी आपको पार्ट 3 में जो मिलने वाला है वो जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, उसके अंदर आपको आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मिलने वाला है, राइट। ये आपको जनरल प्रोविजन, ये आपको जनरल प्रोविजन मिलेगा। जनरल क्या होगा, जैसे आर्टिकल 12 है, 12 में क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है, फंडामेंटल राइट जो है इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो दिया हुआ है। आपके सामने अगर बेयर एक्ट है तो आप अपने सामने जो है बेयर एक्ट ओपन कर सकते हैं। पार्ट 3 में आ जाइए, फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है 2 आर्टिकल जो है जनरल में दिया है, उसके बाद है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस पर हम लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग बेसिक पहले समझ लेते हैं। जनरल जो है डेफिनेशन दिया हुआ आर्टिकल 12 में, तो आर्टिकल 12 को हम लोग समझते हैं क्या है।
In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. देखिए ये जो परिभाषा है इसको आप ध्यान से समझिए। जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये जो परिभाषा है इसमें कह रहा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, देखिए ध्यान से, स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में क्या दिया है इसको यहाँ पर समझते हैं हम लोग। डेफिनेशन जो है आपका आर्टिकल 12, राइट। आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन है, ये बेसिक है, जनरल प्रोविजन है। तो आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा है, आर्टिकल 12 में कह रहा है कि स्टेट का मतलब जो है, स्टेट का मीन्स क्या हो जाएगा उसको ध्यान से समझिए। स्टेट का मीन्स हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, या सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, राइट। यानी इसमें कह रहा है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, इंडियन गवर्नमेंट, और संसद, संसद हो गया पार्लियामेंट, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर मैंने आपको बोला, इसको आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया। यानी स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, जो भी आप बोलो, या स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है के कंट्रोल में हो, वो ऑथोरिटीज, वो सारे ऑथोरिटीज क्या हो जाएंगे, वो सारे ऑथोरिटीज का मीन्स क्या हो जाएंगे, स्टेट, ठीक है। इस पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। आर्टिकल 12 जो है हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में है स्टेट का मतलब समझाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कोई भी अन्य ऑथोरिटीज, अदर ऑथोरिटीज, राइट, अदर ऑथोरिटीज जो कि ऑथोराइज्ड है किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सारे जो है क्या होंगे, स्टेट, उन सारे को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। ये आर्टिकल 12 में इस चीज को समझाया गया है। तो आई होप कि आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको आप लोग समझ गए हों। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 13, ठीक है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट। इसमें देखिए पॉइंट को समझिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the context of such inconsistency be void। यानी इसमें कह रहा है कि यह संविधान जब लागू हुआ, जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ है, आप सभी को पता होगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब से हो गया, 26 जनवरी 1950, राइट, 26 जनवरी 1950, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनफोर्स कब से हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉ थे या जो भी लॉ रहे वो जो है इसके बाद इंडिया पे लागू नहीं होगा। यानी इंडिया पे लागू कौन सा लॉ होगा, कौन सा कानून होगा, जो इस 26 जनवरी 1950 के बाद आया है, जो कानून, या जो कानून पहले भी आया है तो उसको बाद में अमेंड किया गया है, राइट। इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें एग्जैक्ट बता रहा है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी जब ये संविधान स्टार्ट हुआ उससे ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, जितने भी लॉज हैं या जो भी लॉज थे उस मात्रा तक शून्य होगी, यानी वो जीरो हो जाएगा, उसका जो है वैल्यू क्या होगा, जीरो, जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है, जब तक कि इस भाग के संगत ना हो। पॉइंट देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों और छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी ये जो संविधान लागू हुआ इसके बाद से जो भी कानून
लागू होगा, जो भी इस देश में जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर उस विधि का उल्लंघन किया गया तो उसका मात्रा क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन से देख सकते हो। अगर आपके पास बेरेक्ट होगा और नहीं होगा तो जल्दी ले लीजिए। बेरेक्ट अगर नहीं है आपके पास तो बेरेक्ट जल्द से जल्द ले लीजिए, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला लीजिएगा, जो एआईबी एग्जाम के लिए भी आपको काम है। जो इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको आप डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन आप माइंड में बस ये सेट करके रखो कि 12 में डेफिनेशन है और 13 में क्या है, इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है, यानी इन्फोर्समेंट की बात किया, लॉ इन्फोर्समेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब से इन्फोर्स हुआ उसके बाद या उसके पहले, ये सारे जो है बात किया गया है। उसके बाद देखिए 14 से क्या है, आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। यहां से आपको राइट टू इक्वलिटी आ जाएगा। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, यहां तक आपका क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी। देखिए आपको माइंड में सेट करके रखना होगा। आपको जैसे आपके सामने बेयर एक्ट है, रखना पड़ेगा कि अच्छा बेयर एक्ट है हमारे पास, तो बेयर एक्ट में जो है, जैसे मान लीजिए कि बेयर एक्ट आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अरे फंडामेंटल राइट और रिट और इमरजेंसी प्रोविजन देखना है ना इसमें, तो फंडामेंटल राइट कहाँ है, पार्ट 3 में है। इस चीज को आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट कहाँ है, पार्ट 3 में। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है उसमें जो है कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो 12 से लेकर के 35 तक। और उसके बाद जो है जनरल जो है 12 और 13, ये जनरल में आ गया, तो इसमें डेफिनेशन दिया गया, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट की बात किया जा रहा है। अब फिर 14 से लेकर के 18 तक क्या है, राइट टू इक्वलिटी। फिर 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि 12 और 13 क्या है, जनरल। फिर 14 से लेकर के 18 तक क्या है, राइट टू इक्वलिटी। फिर 19 से लेकर के 22 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम, है ना। ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग 14 को देख रहे हैं। 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी यहां से स्टार्ट हो गया राइट टू इक्वलिटी, और 14 में कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, यानी समानता का जो है अधिकार है इसमें। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण के वंचित नहीं करेगा। यानी किसी भी आधार पे, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, जेंडर बेसिस पे हो, है ना, या फिर कास्ट बेसिस पे हो, किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है, यानी समता का जो है अधिकार इसमें दिया गया है ना। तो इसमें किसी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बस इतना आपको माइंड में सेट कर रखना है। आर्टिकल 14 देखिए क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर हो, रंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, है ना, जेंडर के आधार पे हो, या प्लेस ऑफ बर्थ, या कहीं पे भी किसी का भी जन्म हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई पॉलिटिशियन का लड़का है, राइट, एक किसान का लड़का है, तो ये दोनों जो है बराबर होगा। दोनों में क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। या फिर चाहे कोई जनरल कैटेगरी वाला है या SC ST कैटेगरी वाला है, राइट, तो उसके बीच भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी 15 में क्या कह रहा है, प्रोहिबिट किया गया है किस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को। आप डायरेक्ट माइंड में सेट करके रखिए, 15 में क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसमें अगर आप हिंदी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिषेध लगाया गया है। ठीक है, प्रतिषेध लगाया गया किस पे, भेदभाव पे, है ना, भेदभाव पे रोक लगा। किस ग्राउंड पे भेदभाव, रिलीजन के आधार पे, चाहे कोई धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। यानी किसी का भी, कोई भी धर्म है, कोई भी रंग का है कोई व्यक्ति, कोई भी जाति का है, कोई भी जेंडर का है ना, कोई भी कहीं पे भी जन्म हुआ है, चाहे किसी का मुंबई में जन्म हुआ है, चाहे किसी का एक छोटा सा विलेज में यानी गांव में जन्म हुआ है, दोनों क्या होगा, लॉ के सामने इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 15 में हमको क्या बताया गया है, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आपको माइंड में सेट कर रखना है, 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब प्रकार का
भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक जो है एम्प्लॉयमेंट। तो आपको बस माइंड में सेट कर रखना है। 16 में क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। 15 में क्या होगा? इक्वलिटी। 14 में क्या हो जाएगा? इक्वलिटी। 15 में क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन। 16 में क्या हो जाएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस तरह से आपको कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 16 को पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी पूरे स्टेट, स्टेट का मतलब समझ गए आपको? पूरे राज्य की बात क्या जा रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या स्टेट लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, कुछ भी हो, सभी का बात कर रहा है स्टेट का मतलब। तो यानी कह रहा है कि कहीं पर भी पूरे देश भर में सभी को बराबर जो है अवसर मिलेगा। पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी पब्लिक सेक्टर में, यानी सरकारी विभाग में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में क्या होगा? सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, है ना, इक्वलिटी सभी को जो है इक्वल अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है 17 अनटचेबिलिटी। इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है। 17 में क्या कह रहा है? थोड़ा सा 17 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी प्रकार का छुआछूत का भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है। फिर 18 में क्या कह रहा है? टाइटल, यानी टाइटल किसी का कुछ भी है ना, उपाधियों का अंत, यानी चाहे आप राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जाए। कह रहा है टाइटल का मतलब क्या हुआ? टाइटल का मतलब एक तरह से जो है उसका ये हो गया, जो वो किस पोजीशन पे है। जैसे अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है और एक कोई लेबर है, ठीक है, लेबर है, तो इसका और इसका बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यानी आर्टिकल 18 जो है कह रहा है टाइटल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 से लेकर के 16 तक, राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब ये डायरेक्ट समता का अधिकार, समानता का अधिकार, सभी नागरिक को, सभी सिटीजन को बराबर अवसर मिलना चाहिए। तो आपके पास डायरेक्ट होगा, आप उसको डिटेल में जो है गहन अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि कीवर्ड के थ्रू क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 में क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है नहीं किया जाए। उसके बाद जो है 18 में क्या है? टाइटल। तो इस तरह से, इस आधार पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपको जो है क्या करना है? कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड कैसे याद रखना है? देखिए, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हम लोग क्या देखे? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक देखे हम लोग राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम, है ना, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे वीआईपी हो या नॉर्मल पर्सन हो, सभी को क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी अपनी बात रखने का जो है अधिकार है, स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि किसी को दबाया जाएगा, उसको फ्रीडम नहीं दिया जाएगा कि तुम जो है फीमेल हो तो तुमको नहीं बोलने का अधिकार है, या तुम जो है इस कास्ट से हो तो तुमको जो है नहीं बोलने का अधिकार है। यानी किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सभी को जो है, सभी नागरिक को बोलने का जो है स्वतंत्रता होगा। तो इसीलिए बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ पे है? आर्टिकल 19 में। इसको आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस तरह से जो है ये जो राइट टू फ्रीडम वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर सजा हो गया है, दोषी हो गया है, एक्यूज, वो जो है कहते हैं ना कि एक्यूज जो है घोषित हो गया है, तो कन्विक्शन भी अगर हो गया है, उस कंडीशन में अगर किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो गया है, तो उसको उस कंडीशन में भी प्रोटेक्शन का जो है फ्रीडम है, यानी वो अपना बचाव कर सकता है, अपने बचाव के लिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फोर ऑफेंसेस। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ये उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको तब तक जो है अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस जो है एविडेंस नहीं हो जाएगा, और जब ठोस एविडेंस भी हो गया, उसको कन्विक्शन भी हो गया कोई ऑफेंस के लिए, तो भी उसको प्रोटेक्शन जो है, यानी कि प्रोटेक्शन का फ्रीडम है, यानी वो अपना संरक्षण उसको मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है,
अगला जो आर्टिकल है 21, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्र जो व्यक्तिगत जो आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका जो है अधिकार, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें कह रहा है कि आप जो है ना, द स्टेट, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको जो है पूरी तरह से जीवन जीने का जो है आजादी मिलेगा और जो व्यक्तिगत उसका आजादी है उसको भी मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें इसको जोड़ा गया है, अमेंडमेंट के बाद इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये आप देख सकते हो अपने बैरेक्ट में या किसी भी जो आपके पास बुक होगा, टेक्स्ट बुक होगा, उसमें आप देख सकते हो कि जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A ये क्या है, ये बाद में ऐड हुआ, क्या है, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, राइट, शिक्षा का अधिकार, यानी ये जो है ये कंपलसरी कर दिया है शिक्षा का अधिकार। 6 से लेके 14 वर्ष तक की आयु तक को सभी बच्चे को जो है फ्री में जो है शिक्षा का अधिकार मिलेगा, यानी फ्री शिक्षा मिलेगा। तो राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल में दिया गया है और ये शिक्षा का अधिकार की बात करता है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद देखिए 22 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कह रहे हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी भी होने वाली है उस कंडीशन में भी उसको संरक्षण दिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रति रक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बहुत लंबा है, आप आर्टिकल 22 को जो है एक्सप्लेन देख सकते हो अपने पास जो बैरेक्ट होगा उसमें, लेकिन इसमें सिंपली समझ लीजिए कीवर्ड आपको क्या याद रखना है। आर्टिकल 19 में याद रखना है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच कीवर्ड, 20 में आपको याद रखना है प्रोटेक्शन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना, और 22 में आपको याद रखना है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 में आपको याद रखना है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A में आपको याद रखना है कीवर्ड राइट टू एजुकेशन और 22 में आपको याद रखना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। यानी ये सारे कीवर्ड आपको माइंड में सेट करके रखना है और इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है आप अपने बैरेक्ट में या कोई टेक्स्ट बुक है आपके पास उसमें आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और जो हमारा जो पार्ट था, जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी हमारे पास कितना आर्टिकल बच गया, उधर 22 हो गया, तो यानी 23 से लेकर के 35 तक अगली क्लास में हम लोग सारे के सारे आर्टिकल को कवर कर लेंगे, यानी फंडामेंटल राइट जो पार्ट है इसको पूरा कवर कर लेंगे। और फंडामेंटल राइट जो पार्ट पूरा कवर होगा तो उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 में रिट है, रिट प्रोविजन दिया गया है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसको हम लोग साथ में पढ़ लेंगे तो रिट भी खत्म हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट और रिट ये हम लोग अगली क्लास में ही खत्म कर देंगे। यानी 2 सेशन में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का 2 टॉपिक है, 2 फोकस एरिया था, फंडामेंटल राइट और रिट, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बचेगा कि इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन को भी एक सेशन में खत्म कर देंगे। यानी अगले 2 क्लास में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिवीजन करते रहेंगे, लैंडमार्क केसेस को भी देखेंगे और सारे बैरेक्ट्स को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगा, कोई पीडीएफ होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करते रहूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे डायरेक्ट अपने एआईबी 20 एग्जाम प्रिपरेशन का जो ऑफिशियल ग्रुप है आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, अपने कॉन्टेक्ट में सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर किसी प्रकार का सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी का सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जो है सवाल करो और तभी जाके मैं उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक पर और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं और आप सभी के लिए जो भी चीजें हो सके फ्री में उपलब्ध करा सकूं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हमारे तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।